हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। हमने अपने पिछली वीडियो में कूलाम के नियम पर डिस्कस किया था कि कूलाम के नियम क्या हैं और उसका जो गणितीय रूप है उसको देखा था, फिर परावैद्युतांक को देखा था। ठीक है, आज हम कूलाम के नियम का सदिश रूप देखेंगे। कूलाम के नियम का सदिश रूप देखेंगे। उससे पहले कूलाम के नियम को एक बार और अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं कि कूलाम के नियम आखिर कहता क्या है। तो कूलाम के नियम के अनुसार होता है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल, चाहे वो आकर्षण बल हो चाहे प्रतिकर्षण बल हो, बल जो है वो दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होते हैं और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यानी कि अगर उसको फॉर्मूला के रूप में देखा जाए तो F प्रोफेशनल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर होते हैं। ठीक है, और के की वैल्यू क्या होती है 1/4πε0। ये होता है के की वैल्यू 1/4πε0। ठीक है, ये होता है क्या चीज़ आपका कूलाम के नियम। अब हम देखेंगे कूलाम के नियम का सदिश रूप। सदिश रूप मतलब क्या होता है, दिशा के फॉर्म में हम देखेंगे इसको। ठीक है, तो चलिए इसको इरेज कर लेते हैं। दिशा के फॉर्म में बड़ी सिंपल से आपको चीज़ों को समझनी है बस। चलिए देखो, इसमें एक आरेख बना हुआ है, इसको देखेंगे। ठीक है, डायग्राम से हम समझ सकते हैं इसको। देखिए ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और एक जेड एक्सिस है। ठीक है, अब कूलाम के नियम भैया बोलता क्या है, दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल। दो आवेश हैं, कई आवेश भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आपको दो आवेश से समझाया गया है, कई आवेश हो सकते हैं। ठीक, दोनों के मध्य क्या करेगा, आकर्षण बल हो सकता है, प्रतिकर्षण बल, दोनों प्रकार के बल लग सकते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या होगा, दो आवेश होगा। तो देखो इस डायग्राम में क्या चीज़ है आपका, ये ओ जो है वो मूल बिंदु है, यहाँ पर ये Q1 और ये Q2 है ना। यहाँ पर ये Q1 और ये वाली Q2 क्या चीज़ है, दो बिंदु आवेश है। ठीक है, और ये जो ओ से Q1 की जो स्थिति सदिश है वो क्या चीज़ है, R1 सदिश है ना, सदिश R1। और बिंदु O से Q2 के जो स्थिति सदिश है वो क्या चीज़ है आपका, सदिश R2 है। ठीक है, इतना क्लियर है, ये चीज़ें हैं आपका। ठीक, अब हमें इसको सदिश फॉर्म में देखना है। तो देखो ये क्या चीज़ है ना। अब यहाँ पर हमें देखें क्या चीज़, जो आवेश Q1 है वो Q2 पर बल लगा रहे हैं, दूसरा Q2 आवेश जो है वो Q1 पर बल लगा रहे हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। देखा आप यहाँ पर ये क्या चीज़ है आपका, एक R1 सदिश है, ये R1 सदिश है और ये R2 सदिश है। ठीक, तो ये वाली जो है क्या चीज़ होगा, उसका परिणामी सदिश होगा। ठीक ना। अब ये जो F12 लिखा है और इधर F21 लिखा है, ये चीज़ें क्या है उसको समझते हैं। तो F12 का मतलब होता है कि दूसरे आवेश के कारण पहले आवेश पर लगने वाले जो बल है ना। ये देखो इसकी डायरेक्शन किधर है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है। ठीक है, इस तरफ है, मतलब दूसरे आवेश के कारण पहले आवेश पर जो बल लग रहे हैं उसको हम F12 से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो F21 है यानी कि पहले आवेश के कारण दूसरे आवेश पर बल जो जिसकी डायरेक्शन जो है वो इस तरफ है, तो इसको इस तरह से डिनोट करेंगे। समझ में आया, बिल्कुल। अब हम जो थ्योरी लिखे हैं उसको थोड़ा समझते हैं। और जो कूलाम के नियम से जो मैथमेटिक्स जो निकला ना, उसका F इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, बस उसी को हमें क्या करना है, सदिश के रूप में व्यक्त करना है। बस हो गया फिर क्या चीज़ आपका कूलाम के नियम का सदिश रूप। ओके, चलिए इसको इरेज कर लेते हैं। अब थ्योरी में आते हैं। इसमें बोल रखा है ना, कहाँ चला गया ये। ठीक, देखो यहाँ पर माना Q1 Q2 परिमाण की दो बिंदु आवेश P व Q बिंदु पर स्थित है, जो अभी हम डायग्राम में देख रहे थे। ठीक है, वहाँ पर Q1 और Q2 परिमाण के जो दो बिंदु आवेश हैं वो क्रमशः बिंदु P और बिंदु Q बिंदु पर क्या कर रहे हैं, वो स्थित है। ठीक है, बिंदु P व Q बिंदु के स्थिति सदिश क्रमशः क्या चीज़ है, सदिश R1 और सदिश R2 हैं, जो हमने अभी डायग्राम में देखा। ठीक है, जो हमने डायग्राम में देखा बस उसी चीज़ को यहाँ पर थोड़ा से पढ़ लेते हैं। Q2 आवेश द्वारा Q1 आवेश पर आरोपित बल क्या है, F12। अब यहाँ पर बात आएगी क्या, आरोपित बल हम क्यों निकाल रहे हैं, तो क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि कूलाम के नियम में ये होता है कि आवेशों के मध्य क्या करते हैं, बल लगते हैं। इस कारण से हम यहाँ पर क्या करें, बल शब्द का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो Q2 आवेश द्वारा Q1 आवेश पर आरोपित बल को कैसे करते हैं, दूसरे आवेश है ना, तो दूसरे को बाद में लिखेंगे, यानी 1 2 का मतलब क्या चीज़ है कि दूसरे आवेश के कारण पहले आवेश पर बल। ठीक है, उसी प्रकार F21 का मतलब क्या चीज़ है, पहले आवेश के कारण दूसरे आवेश पर बल। इतना आपको समझना है। ठीक है, चलिए
हाँ, अब यहाँ पर ये पी क्यू वैल्यू यहाँ तो समझ में आ गया आपको, थ्योरी जो है क्या चीज़ था। ठीक, अब ये जो पी क्यू सदिश पी क्यू इज इक्वल्स टू R21 इक्वल्स टू क्यू का स्थिति सदिश, इसको ध्यान रखना पी क्यू। अब सदिश पी क्यू है ना, क्योंकि डायग्राम में आपको क्या था, एक आपको देख इधर मैं रफ डायग्राम यहाँ से बना लेता हूँ, ठीक ना। ये इस तरीके से था, इस तरीके से यहाँ पर Q1 था, यहाँ पर Q2 था, ठीक है। ये इस तरह से R1 था और इस तरह से R2 है, ठीक। ये वाला R1 है और ये वाला क्या चीज़ है आपका R2 है, तो ये इसका क्या होगा, परिणामी होगा, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी, R21 की बात करें, R21 की, ठीक है, तो R21 का मतलब क्या होगा, पहले द्वारा दूसरे का सदिश, ठीक, यही होगा आपका, है ना। ये क्या होगा, है ना, तो इसको देखो R21 पी सदिश पी क्यू है ना, तो उसको डायग्राम में आते हैं सदिश पी क्यू मतलब ये आपका पी रहेगा और ये क्या चीज़ है आपका क्यू पॉइंट है, आपका पी पॉइंट है, ठीक है। अब पी क्यू हमें निकालना है, तो पी क्यू मतलब क्या चीज़ है, R21 यानी कि पहले द्वारा दूसरे की स्थिति सदिश का परिमाण, ठीक ना। अब इसको थोड़ा से हम उस डायग्राम में आकर देखते हैं, शायद पी क्यू को मैं उल्टा लिख रहा हूँ ना, देखते हैं थोड़ा से, ठीक है, पी क्यू को सही लिख रहा था, है ना। तो R21 का मतलब क्या है, 21 लिखा है ना, क्या लिखा है 21, एक मिनट ना, 21 लिखा हुआ है, 21 मतलब पहले द्वारा दूसरे का, ऐसे समझेंगे, है ना। तो R21 का मतलब होगा ये जो अच्छा पहले तो यही है ना आपका, तो पहले आवेश द्वारा दूसरे आवेश की तरफ क्या चीज़ है, वो दूरी है ना, पहले आवेश का दूसरे आवेश से दूरी होगा वो, ठीक है, परिणाम ही है वो, ठीक, इतना क्लियर है। तो हम पी क्यू की वैल्यू निकाल रहे हैं, पी क्यू एक्चुअल में यहाँ से यहाँ तक, ठीक ना, पी क्यू निकाल रहे हैं, दोनों आवेशों के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, एक्चुअल परिमाण ही तो है ये, ठीक है। चलिए, तो वो क्या होगा आपका, क्योंकि अब दूरी जो निकाल रहे हैं भैया, वो क्या होगा आपका R2 माइनस R1 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये R2 है और ये क्या चीज़ है R1 है, हम उसका परिमाण निकाल रहे हैं, तो क्या होगा R2 माइनस R1 होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका R2 माइनस R1, देखिए ये हो गया आपका, है ना। तो क्यू का स्थिति सदिश होगा, देख यहाँ पर जो हम पी क्यू निकाल रहे हैं सदिश पी क्यू, वो एक्चुअल में क्या होगा, क्यू का स्थिति सदिश होगा माइनस पी का स्थिति सदिश होगा, यानी कि क्यू का स्थिति सदिश क्या था R2 और पी का स्थिति सदिश क्या था R1 था, है ना। तो अब कूलाम के नियम से क्या होगा, कूलाम के नियम से Q1 आवेश द्वारा Q2 आवेश पर आरोपित बल, किसके द्वारा, 1 के द्वारा 2 पर आरोपित बल, अब इसको हम क्या लिखेंगे, 21 लिखेंगे, ठीक ना। तो F21 निकालना है हमको, ठीक। तो जब परिभाषा हम जानते हैं, बस उस परिभाषा में क्या करना है, वैल्यूज़ को पुटअप कर देना है, वैल्यूज़ को क्या पुटअप करना है, सिर्फ आपको क्या लिखना है, सिर्फ ये क्या बोलते हैं फॉर्मूला को लिख लिए, वो F21 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर की जगह हम क्या लिखेंगे, R21 स्क्वेयर, क्यों, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, पहले आवेश द्वारा दूसरे आवेश पर आरोपित बल निकाल रहे हैं, तो उसके लिए क्या होगा, पहले आवेश से दूसरे आवेश की दूरी होगा, यानी कि क्या होगा आपका R21 लिखेंगे, ठीक है। और ये जो R कैप में लिखा है ना 21, ये क्या चीज़ है आपका, ये जो है वो Q1 से Q2 की दिशा में एकांक सदिश है, क्या चीज़ है, एकांक सदिश, यही आपका क्या चीज़ है, सदिश के फॉर्म में इस नियम का रूप है, ठीक ना। इसको हम क्या करते हैं, इसको बोलते हैं एकांक सदिश, ठीक है। अब भैया एकांक सदिश क्या है, ये तो प्रश्न आना चाहिए, है ना। तो एकांक सदिश होता है क्या चीज़ है, वह सदिश जिसका परिमाण कितना होता है, एक होता है, ठीक ना। वह सदिश जिसका परिमाण क्या होता है, एक होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, एकांक सदिश कहते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया किसके द्वारा, Q1 आवेश द्वारा Q2 आवेश पर आरोपित बल। अब हमको निकालना क्या चीज़ है कि Q2 आवेश द्वारा Q1 आवेश पर आरोपित बल, ठीक ना, Q2 आवेश द्वारा Q1 आवेश पर आरोपित बल, जिसको हम बोलेंगे 1-2, है ना। तो F12 सेम करना है, R21 था वहाँ पर हमको क्या कर देना है, R12 कर देना है बस, और R कैप 12 लगा देना है। तो यही जो समीकरण 1 और समीकरण 2 जो आपको दिख रहे हैं, यही क्या चीज़ है, कूलाम के नियम का सदिश रूप है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक ना। एक बार और चलो हम इसको थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक ना। ये जो डायग्राम है उसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं, फिर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक। एक मिनट बस, इस डायग्राम को एक बार और अब अच्छे से थ्योरी पढ़ लिए ना, अब इसको थोड़ा से और देख लेते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो जाइए। हाँ, देखो कूलाम के नियम में क्या होते हैं, दो बिंदु आवेश तो कम से कम होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हमें देख लिया क्या चीज़, एक बिंदु आवेश है Q1 और दूसरा बिंदु आवेश क्या चीज़ है, Q2 है। हमने मान कर चला कि Q1 बिंदु आवेश जो है वो बिंदु P पर स्थित है और Q2 बिंदु आवेश जो है किस पर स्थित है, Q पर स्थित है, ठीक है। और हमने माना क्या चीज़ की, जो P की जो स्थिति सदिश मतलब Q1 की जो स्थिति सदिश है वो क्या चीज़ है आपका R1 है, और Q2 के जो स्थिति सदिश है वो कितना है, R2 है, ठीक है। ये मानकर चला, और हमने क्या माना कि क्या बोलते हैं 1-2, F12 क्या चीज़ है कि दूसरे आवेश द्वारा पहले आवेश पर आरोपित बल, क्योंकि ये दूसरे आवेश द्वारा पहले आवेश पर आरोपित बल इस डायरेक्शन में है ना। दूसरी क्या चीज़ है, F21 है, तो F21 मतलब क्या चीज़ है, पहले आवेश द्वारा दूसरे आवेश पर आरोपित बल, यानी कि इस तरफ, समझ में। वैसे जब ये क्या चीज़ है आपका त्रिभुज के नियम से, तो हम जानते हैं क्या, एक इधर जा रहे हैं एक वेक्टर, एक इधर जा रहा है, उसके परिणामी कैसे होता है, ऐसे होता है कि नहीं होता,
होते हैं। तो परिणामी कैसे निकालेंगे, R2 माइनस क्या करेंगे, R1 निकालेंगे। बस यही फॉर्मूला है। और फॉर्मूला जो आपके पास क्या था, F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। तो R की जगह हमें क्या लिखना है, दूरी के फॉर्म में R21 है या R12 है, बस इसी को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। यही क्या चीज़ है आपका, सदिश रूप में है। आई बात समझ में, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सीरियस कर लेते इसको। चलिए अब हम देखेंगे कूलाम के नियम का महत्व क्या है। ठीक है, कूलाम के नियम का महत्व, कूलाम के नियम का महत्व कैसे, जैसे कि हमने कूलाम के नियम की शर्तें जो देखी थी ना, सीमाएं जो देखी थी, वही उसकी क्या चीज़ें महत्व भी होता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखो पहला जो महत्व है, यह नियम अत्यधिक लंबी दूरियों से लेकर परमाणुवीय आकार की दूरी यानी कि 10⁻⁻15 है ना, ये 10⁻, अच्छा क्या चीज़ है, परमाणुवीय आकार की दूरी कितनी है, 10⁻⁻11 मीटर, और नाभिकीय जो दूरी होती है 10⁻⁻15 मीटर तक के लिए लागू होते हैं, है ना। मतलब ये अत्यधिक दूरियों से लेकर, है ना, परमाणुवीय दूरी मतलब बहुत अधिक दूरी से लेकर परमाणुवीय दूरी लगभग 10⁻⁻15 मीटर तक के लिए लागू होते हैं। इससे नीचे, इससे कम दूरी तक लागू नहीं होते हैं। ठीक है ना, जिसके कारण खगोलीय पिंडों व परमाणु की कक्षा में गति करने वाले इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन के कारण लगने वाले बल की गणना क्या कर सकते हैं, सफलतापूर्वक की जा सकती है। इसकी महत्व है, ठीक ना। देखो क्योंकि हम बहुत अधिक दूरी तक, बहुत अधिक कम दूरी तक, ठीक ना, क्या कर रहे हैं, माप सकते हैं। ठीक है, तो क्या करें, उसके कारण खगोलीय जो पिंड होते हैं वह परमाणु की कक्षा में गति, है ना, परमाणु की कक्षा में गति करने वाले जो इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन के कारण लगने वाले बल की गणना कर सकते हैं। आई बात समझ में, ठीक ना। दूसरा जो महत्व है इसका, दूसरा महत्व है, इस नियम की सहायता से आवेशित निकायों के मध्य लगने वाले बल की प्रकृति यानी कि जो आकर्षण है या प्रतिकर्षण, इसकी हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक ना, इस नियम की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, आवेशित निकाय के मध्य बल कौन से लग रहे हैं, कि वो आकर्षण बल है कि वो प्रतिकर्षण बल है, उसको हम क्या कर सकते हैं, पहचान जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये चीज़ दो सीमाएँ होगी इसकी। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या चीज़, अध्यारोपण का सिद्धांत देखेंगे। क्या देखेंगे, अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अध्यारोपण क्या चीज़ होता है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। देखिए अभी जो है वो सिंपल न्यूमेरिकल, क्या बोलते हैं इसको, न्यूमेरिकल से आ रहे हैं, सिंपल जो गणितीय है ना वो आ रहे हैं। जब आपके पास क्या आएगा, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वाला आएगा, या फिर जो बुक में शॉर्ट दिए रहते हैं, अगर उस टाइप का जो मैथमेटिकल्स आएंगी ना, तो मैं उसको अपने कॉपी में बनाकर आप लोग को बताऊंगा। ओके, अभी जो सिंपल है उसको मैं इसी बुक से ही बता दे रहा हूँ, आप लोग को समझ में आ जाएगा। लेकिन जो थोड़ा से डिफ़िकल्ट है या फिर बुक में थोड़ा शॉर्ट दिया है ना, उसको हम क्या करेंगे, कॉपी में बनाएंगे। ओके, अब चलिए अब हम देखेंगे क्या चीज़, अध्यारोपण का सिद्धांत देखेंगे। ठीक ना, कि अध्यारोपण का सिद्धांत होता क्या है। ठीक, बहुल आवेशों के मध्य लगने वाले बल, बहुल मतलब क्या होता है, बहुत। ठीक ना, तो बहुत सारे आवेशों के मध्य जो लगने वाले बल होते हैं ना, एक्चुअल में वही क्या होता है, अध्यारोपण का सिद्धांत होता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं क्या चीज़ होता है। कूलाम के नियम से किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल को ज्ञात किया जा सकता है। यदि एक साथ कई आवेश स्थित हों, तब सभी आवेशों के कारण किसी एक विशेष आवेश पर लगने वाले बल का मान ज्ञात करने के लिए अध्यारोपण के सिद्धांत का उपयोग करते हैं। हमने अभी जस्ट पढ़ा क्या, जो कूलाम के नियम है वो दो बिंदु आवेशों के लिए क्या होता है, लागू होता है। लेकिन अगर जरूरत होना है कि दो ही बिंदु आवेश हो, है ना, तो अगर बहुत सारे आवेश हैं, ठीक ना, आवेश स्थित हैं, तो उन आवेशों के मध्य जो लगने वाले बल का हमें मान ज्ञात करना है, तो उसके लिए क्या किया, अध्यारोपण सिद्धांत फॉलो होता है। ठीक ना, अध्यारोपण सिद्धांत की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, उन आवेशों के मध्य लगने वाले बल की गणना कर सकते हैं। तो उसकी परिभाषा को अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, ठीक, ये परिभाषा यहाँ से, ठीक है, कई आवेशों द्वारा, ठीक, ध्यान से समझने इस चीज़ को, क्या बोल रहे हैं, कई आवेशों द्वारा किसी अकेले आवेश पर आरोपित कुल बल प्रत्येक आवेश द्वारा उस अकेले आवेश पर आरोपित बल के सदिश योगफल के बराबर होते हैं। ध्यान से एक बार और पढ़ लेते हैं, क्या बोल रहे हैं, कई आवेशों द्वारा, ठीक है, मतलब बहुत सारे आवेशों द्वारा किसी एक अकेले आवेश पर आरोपित जो कुल बल है, कुल बल, वो प्रत्येक आवेश द्वारा उस अकेले आवेश पर आरोपित बल के सदिश योगफल के बराबर होते हैं। मतलब हमारे पास बहुत सारे आवेश है, जैसे मान लो क्या चीज़ है आपका Q1 Q2 Q3, है ना, इस प्रकार से आपके पास बहुत सारे आवेश हैं।
ठीक है, डॉट 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 बहुत सारे आवेश हैं। अब हम मान रहे क्या चीज़, किसी एक अकेले आवेश पर बहुत सारे आवेशों के द्वारा लगने वाले जो बल हैं, कुल बल हैं, इस पर जो लगने वाले जो कुल बल हैं वो क्या होगा, वो जो है वो अलग अलग आवेशों द्वारा इस पर लगने वाले जो बल के सदिश योगफल के क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, इतना क्लियर है आपको? ठीक है, ये परिभाषा आ रही है। ठीक है, चलिए इसका जो चलिए ये देखो, ये मानकर हम चल रहे क्या, माना Q1 Q2 Q3 डैश 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 Qn बिंदु आवेशों का निकाय है। ठीक ना, क्या चीज़ है, बिंदु आवेशों का निकाय स्थित है ना, स्थित है तथा एक दूसरे पर क्या करे, अन्योन्य क्रिया करे। अन्योन्य क्रिया मतलब क्या होता है, एक दूसरे पर या तो प्रतिकर्षण बल या तो आकर्षण बल कर रहे हैं। ठीक ना, आकर्षण बल कार्य रहते हैं। तो हम मान कर चले कि बहुत सारे आवेश हैं। याद रखना, अध्यारोपण सिद्धांत क्या होता है कि बहुत से कई आवेशों द्वारा किसी एक अकेले आवेश पर लगने वाले जो कुल बल हैं वो सभी आवेशों द्वारा एक अकेले आवेश पर लगने वाले बल के सदिश योगफल के बराबर होते हैं। बस यही है। ठीक ना, अलग अलग क्या होते हैं, बल लग रहे हैं। ठीक ना, इस तरह इसके योग के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए तब अध्यारोपण के सिद्धांत से Q1 Q2 डैश 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 Qn किसी निकाय में प्रत्येक आवेश द्वारा Q1 पर आरोपित जो कुल बल F1 मानकर चल रहे। ठीक ना, कि Q1 किसी एक आवेश पर ही लगाना है हमें बल। ठीक है, सभी आवेशों द्वारा किसी एक आवेश पर बल लगाना है ना। तो प्रत्येक आवेश द्वारा आवेश Q1 पर आरोपित जो कुल बल F1 का मान जो होगी वो F12 F13 F1n का सदिश योग होगा। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, हमें देखा ना कि दूसरे द्वारा पहले पर आरोपित बल, तीसरे द्वारा पहले पर आरोपित बल। वैसे nवे बल का मतलब क्या है कि nवे बल द्वारा पहले मतलब nवे आवेश द्वारा पहले आवेश पर आरोपित बल होगा। ठीक है, तो अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार किसी एक आवेश पर लगने वाले जो बल हैं, वो अलग अलग आवेशों द्वारा उस अकेले आवेश पर लगने वाले बल के क्या होते हैं, सदिश योगफल के बराबर होते हैं। ये चीज़ें आपके पास क्या चीज़ है, अध्यारोपण सिद्धांत है। आई बात समझ में? ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं क्या चीज़ है। देखो F12 निकालना है तो हम कूलाम के नियम तो जानते हैं। अब यहाँ पर F12 का मतलब क्या हुआ कि दूसरे द्वारा पहले आवेश पर आरोपित बल। F13 का मतलब क्या होगा कि तीसरे आवेश द्वारा पहले आवेश पर आरोपित बल। ठीक है, तो कूलाम के नियम से आवेश Q2 द्वारा Q1 पर आरोपित जो बल होगी ना, Q2 द्वारा क्या चीज़ है, Q1 पर आरोपित जो बल होगी वो क्या होगी, F12 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपन R12 स्क्वायर। हम जस्ट अभी हमने देखा। ठीक ना, R12 स्क्वायर इंटू क्या चीज़ है आपका R डॉट और R कैप 12। ठीक ना, इसका बोलते हैं कैप बोलते हैं। आई बस में। चलिए इस तरह से हो गया। ये हो गया क्या चीज़, दूसरे द्वारा पहले पर आरोपित बल। इसी प्रकार क्या होगा, तीसरे द्वारा पहले पर आरोपित बल होगा तो उसमें क्या होगा आपका चेंज, F13 इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपन R13 का स्क्वायर डॉट R कैप 13, यही होने वाला है। ठीक है, चलिए तो इसी प्रकार क्या होगा, ये आवेश जो है बढ़ता जाएगा। डायग्राम को देख रहे हो आप? ठीक है, इसमें क्या चीज़ है आपका, बहुत सारे आवेश है। ठीक ना, ये आपका कहाँ गया, Q1 किधर है, Q1 कहाँ से स्टार्ट है, Q2 से स्टार्ट है, ये Q1। ठीक ना, Q1 Q2 Q3 कई आवेश हैं और Q1 आवेश है ना, n आवेश है। तो जो Q1 आवेश है ना, इस पर Q2 Q3 और Qn द्वारा जो बल लग रहे हैं, ठीक ना, उसका अलग अलग योगफल से क्या होगा, बराबर होगा कुल आरोपित जो बल है। यही तो अध्यारोपण का सिद्धांत है। ठीक है, चलिए चलिए ना, तो इसी प्रकार जब बताया क्या, इसी प्रकार Q3 आवेश के कारण Q1 पर जो कूलाम के नियम से जो बल लगेंगे वो क्या होंगे, इस फॉर्म में आएंगे। ठीक ना, इस फॉर्म में। ठीक है, वैसे आपका n द्वारा लग रहे हैं, मान लो nवें आवेश द्वारा क्या कर रहे हैं, 1 पर बल लग रहे हैं, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। मतलब वही तो फॉर्मूला आप चेंज क्या कर रहे हो, सिर्फ ये R चेंज कर रहे हो, यहाँ पर जो R कैप है उसको चेंज कर रहे हो। ठीक है, और याद रखना ना, क्योंकि Q1 Q2 दो आवेश होते हैं, तो एक आवेश तो आपका Q1 ही है और दूसरा आवेश जो है वो बदल रहा है, क्या Q3 हो गया, Qn हो गया, इस टाइप का। ठीक है, अब हम सबको क्या करेंगे, क्योंकि अध्यारोपण के सिद्धांत में क्या बोलते हैं, अध्यारोपण सिद्धांत अनुसार ये सबका योग होता है, F13 F1n F12 ये सबका क्या करेंगे, योग करेंगे, है ना। यानी कि हम जो जितने भी समीकरण निकला है उसको क्या कर देंगे, सबको ऐड कर देंगे, सबको जोड़ देंगे। ठीक है, तो सबको जोड़ देने से क्या होगा, सबको जोड़ देने से, है ना, सबको जोड़ देने से क्या होगा, सबसे कॉमन क्या चीज़ है आपका 1/4πε0 तो सबके पास है, और बाकी जो अंदर की चीज़ें हैं क्या चीज़ है आपका
ये अंदर ये चीज़ें बच गई, ठीक है। पहले आवेश द्वारा देखो, पहले आवेश द्वारा जो मतलब दूसरे आवेश द्वारा जो पहले आवेश पर लगने वाला बल था उसमें क्या था 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर आर कैप R12 था, ठीक है। तो यहाँ से सबके पास तो 1/4πε0 है ना, तो सबसे हम क्या करिए कॉमन निकालिए, जो अंदर में बच गए हैं ना उसके बाद निकालने के बाद उसको क्या किया अंदर में हमने लिख लिया, ठीक है। यही क्या चीज़ आपका अध्यारोपण का सिद्धांत है। अब यहाँ पर ये क्या है कि कोई जरूरी तो नहीं कि पहले आवेश पर ही बाकी सब आवेश जो है आरोपित करे बल, ठीक ना। अब हो सकता है कि दूसरे आवेश पर बाकी सभी आवेश जो है वो बल लगा रहे हो, ठीक है, तो उसको F2 से रिप्रेजेंट करेंगे। उसी प्रकार से Fn भी होते जाएगा, तो उसको एक फॉर्मूला के टाइप में आपको लिख लेना है, ठीक ना। इतना समझ में आ गया आपको, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार Q1 Q2 Qn की निकाय में आवेश Q1 पर अन्य आवेशों द्वारा आरोपित बल कूलाम नियम द्वारा प्राप्त किए जाते हैं तथा यह बल अन्य आवेशों की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होते हैं, ठीक है। अन्य आवेशों की उपस्थिति मतलब इसमें अगर देखो दो आवेशों के मध्य क्या होता है आरोपित होता है बल, है ना, लेकिन अगर कोई अन्य आवेश की उपस्थिति से इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि कूलाम के नियम के अनुसार क्या होता है दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल, है ना। तो हम तो भैया F12 ही निकाल रहे हैं, क्या F13 ही तो निकाल रहे हैं, इसमें क्या चीज़ है आपका दो ही आवेश तो काम कर रहे हैं, कोई तीसरा आवेश तो नहीं आ रहा है ना। तो वही बोल रहे हैं कि कोई अन्य आवेश की उपस्थिति पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हालांकि उस सिस्टम में उस निकाय में बहुत सारे आवेश हैं, लेकिन हम जो पेयर बना रहे हो तो सिर्फ दो दो आवेश के हैं, क्या है ना, इस कारण से उस पर कोई असर नहीं पड़ता दूसरे जो आवेश हैं, ठीक है, ठीक। इसी प्रकार आवेश Q2 पर निकाय के अन्य आवेशों के कारण कूलाम के नियम से आरोपित बल, है ना, जैसे हमने F1 निकाला था सेम वैसे क्या होगा F2 होगा, मतलब जो Q2 आवेश है उन पर आरोपित बल, ठीक है। तो Q2 आवेश पर तो 1 के द्वारा दूसरे पर आरोपित बल, 3 के द्वारा दूसरे पर आरोपित बल, हमेशा याद रखना स्वयं आवेश जो है वो अपने ही ऊपर बल नहीं लगाता, इसलिए वहाँ पर भी F11 नहीं आया था और यहाँ पर भी F22 नहीं आएगा, है ना। कोई भी जो आवेश है वो स्वयं अपने आप पर ही बल नहीं लगाता, ठीक है, इस कारण से, है ना। तो F2 की वैल्यू कितनी निकल गई देखो सबसे, अब सबसे यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं कॉमन निकाल सकते हैं ना इसको, देखो F1 की वैल्यू मतलब F21 की वैल्यू यही आएगा, है ना। R1 की जगह R की जगह क्या लिखेंगे R21 लिखेंगे, वैसे आपका 2 3 होगा, ऐसे आपका इतना, तो सब पे देखो क्या चीज़ है 1/4πε0 जो है वो कॉमन है, ठीक ना। तो यहाँ से हम सेम इसके जैसे समीकरण प्राप्त कर सकते हैं, किसके जैसे ये वाले जो समीकरण निकला ना ये वाला समीकरण इसके जैसे जस्ट प्राप्त कर सकते हैं, है ना। फिर लास्ट में सबको जोड़ देंगे, तो उससे अच्छा है कि हम थोड़े से उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें। तो शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं उसको थोड़ा सी तरह देखिए, ठीक ना। ये तरह समीकरण जो 5 निकला अभी जस्ट में दिखाया वो और समीकरण 6 दोनों को हम कैसे लिख सकते हैं दोनों को, क्योंकि F1 इज इक्वल्स टू 1/4πε0 और Q1 QI ना I क्या होते जाएगा चेंजेस होते जाएगा। ये जो फॉर्मूला है ना क्या चीज़ होता है कि हम I की जगह जो जो वैल्यूज़ रखते जाते हैं तो ये फॉर्मूला जो है वो विस्तृत होता जाता है, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म में हम इस टाइप का इसको लिख सकते हैं, ठीक ना, कि जो I की जो वैल्यू है वो 2 से लेकर क्या होगा आपका n तक जाएगा, ठीक है, 2 से लेकर n तक जाएगा। चलिए ठीक है ना ओके। इतना समझ में आ गया। देखो यहाँ पर इसको किस फॉर्म में लिखा गया, जैसे हमारे पास जो आया था ना, देख थोड़ा सी ऊपर नीचे कर लेते हैं ना समझ में आ जाएगा। फिर थोड़ा सा इसको समझो, ये वाली चीज़ समझो ना। यहाँ पर हम क्या चेंजेस हो रहे हैं उसको देखते हैं। ये तो आपका एज इट इज़ रहेगा, अंदर की चीज़ें ही क्या हो रही हैं चेंज हो रही हैं, है ना। और देखो यहाँ पर ये जो है वो 1 पर आरोपित हो रहा है, ठीक ना। Q1 आवेश पर क्या हो रहा है Q2 द्वारा आरोपित हो रहा है, Q3 द्वारा आरोपित हो रहा है, Qn द्वारा आरोपित हो रहा है। तो कौन सी चीज़ें जो है बदल रही हैं, तो 2 3 4 ऐसे बदल रहे हैं। तो हम एक को Q1 लिख लें और एक को क्या लिख लें QI लिख लें, चाहे I जो है वो 1 नहीं होगा, क्योंकि ये 1 अगर होगा तो मतलब उसका क्या है कि 1 जो है वो 1 पर ही बल लगा रहा है, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं I जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगा 2 से स्टार्ट होगा, ठीक है, और कहाँ तक जाएगा n तक जाएगा। इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसको शॉर्ट करने के लिए, बिल्कुल ठीक ना। तो वही लिखा गया है आगे आपका, ठीक है, ये देखो उसको वही लिखा गया है ना। देख I जो है कहाँ से स्टार्ट हुआ है 2 से लेकर n तक स्टार्ट हुआ है, और I जो है वो डज नॉट इक्वल्स टू 1। अगर I जो है 1 ही हो गया इसका मतलब क्या होगा कि वो स्वयं अपने आप पर बल लगा रहे हैं। तो ऐसा तो संभव नहीं है कि कोई भी चीज़ें जो है वो अपने आप पर ही स्वयं बल लगा रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आपके पास क्या चीज़, वैसे F2 के वैल्यू आ रहे हैं, ठीक है।
तो चलिए, तो ये था आपके पास क्या चीज़, अध्यारोपण के सिद्धांत, है ना। वैसे इतना आपको लिखना नहीं पड़ता, सिर्फ आपको ये बताना पड़ता है क्या चीज़ की, अध्यारोपण के सिद्धांत की परिभाषा बतानी पड़ती है। और उसके बाद जो उसके जो थोड़ा सा वो आया था ना, क्या बोलते हैं, F=F12 प्लस F13, यहाँ तक आपको क्या करना है, लिखना पड़ता है ऐसे, ठीक है। लेकिन मैं समझा दिया पूरा, आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। इसको इरेज कर लेते हैं जी। आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है, ताकि हम अच्छे से आप लोगों को और समझा सके। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से समझाते हैं। देखो यहाँ पर ये सिंपल मैथमेटिक्स था, इसलिए मैंने ना थोड़ी सी से बुक से ही सहायता ले ली, बुक से ही आपको समझाने की कोशिश की। लेकिन अगर डिफ़िकल्ट जो थोड़ा रहेगा उसको उसको लिए आप चिंता मत करिएगा, मैं उसको कॉपी में अपनी खुद बनाकर आप लोगों को अच्छे से सिंपल वे में समझा दूँगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक टॉपिक और करेंगे, फिर आज के लिए क्लास को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसको देखो, स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की हमें क्या करनी है, तुलना करनी है, ठीक ना। कि स्थिर वैद्युत बल क्या चीज़ होता है ना, और ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या चीज़ होता है ना। तो एक्चुअल में जो स्थिर वैद्युत बल है वो क्या चीज़ है, आपका कूलाम के नियम ही होते हैं, ठीक ना। स्थिर वैद्युत बल कूलाम का नियम ही होता है, क्यों, क्योंकि हमने देखा है ना क्या, कि कूलाम के नियम की सीमाएं हम क्या देखा है, कि ये जो वो बिंदु आवेशों के लिए सत्य होते हैं, है ना, लागू होता है, और ये स्थिर आवेशों के लिए सत्य होता है। भैया स्थिर वैद्युत क्या होता है, स्थिर आवेश जो रहती है उसी को तो हम क्या बोलते हैं, स्थिर आवेश में जो विद्युत होती है उसे हम क्या बोलते हैं, स्थिर विद्युत बोलते हैं, है ना। तो जो स्थिर विद्युत बल है एक्चुअल में वो क्या चीज़ है, कूलाम के नियम को ही बताता है, राइट बात, ठीक है ना। तो हम दोनों में देखेंगे, तुलना करेंगे क्या क्या समानताएं हैं दोनों बल में, स्थिर वैद्युत बल में और गुरुत्वाकर्षण बल में क्या समानताएं हैं और दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। चलिए, तो पहली जो समानता है वो है क्या, कि जो ये बल है स्थिर वैद्युत बल जो है वो दूरी के व्युत्क्रम के वर्ग नियम का क्या करते, पालन करते, बिल्कुल, है ना। इसके जो फॉर्मूला आया था वो तो वही आया था ना, F=1/4 0 और ये आया था Q1Q2/r², यही आया था। तो ये क्या चीज़ है आपका, दूरी के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन कर रहे हैं, दूरी के व्युत्क्रम वर्ग है ना, इसी का पालन कर रहे हैं, सेम, ठीक है। थोड़ा सी रेस कर लेते हैं ना, ये हो गया। अब इस इधर थोड़ा समानता देखते हैं, समानता मतलब क्या चीज़ है, दोनों समान होना चाहिए ना। अब इधर का देखो, पहला, यह बल भी दूरी के व्युत्क्रम वर्गीय नियम का क्या करते हैं, पालन करते हैं। आपने पढ़ा होगा 11वीं क्लास में, गुरुत्वाकर्षण बल F होता है कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन होता है r²। ये भी तो आपको क्या चीज़ है, दूरी के व्युत्क्रम वर्ग नियम है, राइट बात। तो दोनों की समानता एक हो गई क्या, कि यह बल जो है वो, दोनों बल जो है वो क्या चीज़ है, दूरी के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का क्या करती है, पालन करती है, ओके। चलिए अब दूसरी समानता हम देखते हैं, ठीक है। दूसरी समानता क्या बोलती है, कि यह एक केंद्रीय बल है जो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करते हैं, हमने देखा था, ठीक ना, कि कूलाम के जो बल हैं, स्थिर विद्युत बल जो है क्या करते हैं, कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली एक रेखा के अनुदिश क्या करते हैं, काम करते हैं। सेम गुरुत्वाकर्षण बल भी क्या चीज़ है आपका, केंद्रीय बल है, सेंटर बल है, ठीक ना, जो दोनों द्रव्यमानों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश क्या करते हैं। इसमें गुरुत्वाकर्षण बल में एक्चुअल में क्या होता है, द्रव्यमान होते हैं, द्रव्यमान मतलब कुछ वस्तुएं होती हैं, इसमें आवेश होते हैं, इसमें वस्तुएं होती हैं। तो दो आवेश, दो, इसमें क्या होगा, दो द्रव्यमानों को मिलाने वाली रेखा, पर फॉर्मूला में m और m आया था ना, कैपिटल M स्मॉल m, ये क्या चीज़ है, द्रव्यमान ही तो है ना। तो दो द्रव्यमानों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है, ठीक है। तीसरी जो समानताएं हैं वो क्या चीज़ है, तीसरी समानता ये बोल रहा है क्या, जो ये क्या चीज़ है, संरक्षी बल है, और ये भी क्या चीज़ है, संरक्षी बल है, ठीक है। अब संरक्षी बल मतलब क्या चीज़ होता है, तो ऐसा बल जिसके द्वारा किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो किया गया कार्य है वो पथ पर निर्भर नहीं करता, ठीक ना। किस पर निर्भर नहीं करता, पथ पर निर्भर नहीं करता, वो जो बल है वो क्या कहलाता है, संरक्षी बल कहलाता है। तो स्थिर विद्युत बल भी जो क्या है आपका, संरक्षी बल है, और गुरुत्वाकर्षण बल भी क्या चीज़ है, संरक्षी बल है, ठीक है। तो इस चौथा जो है वो, यह बल निर्वात में लगते हैं और यह बल निर्वात में लग सकते हैं, ठीक है। मतलब निर्वात मतलब जहाँ हवा नहीं है ना, वहाँ कर सकते हैं, ये बल लगते हैं और ये बल भी लग सकता है, ठीक है। ये हो गया जो चार समानताएं होगी स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे असमानताएं क्या क्या हैं, ठीक है। थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं, असमानताएं क्या क्या हैं, ठीक है। चलिए अब असमानताएं, पहली जो असमानता क्या चीज़ है, यह बल आकर्षण या प्रतिकर्षण प्रकृति का हो सकते हैं, बिल्कुल। हमने भी देखा ना कि स्थिर विद्युत बल यानी कि जो कूलाम का नियम है वो आपका बल के रिलेटेड में क्या होता है, बल के जो
इसमें क्या होता है, आकर्षण हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो बल है गुरुत्वाकर्षण बल क्या चीज़ है, केवल और केवल आकर्षण प्रकृति का होता है, ठीक है, प्रतिकर्षण नहीं होता है। यह एक प्रबल बल है ना, जबकि यह एक दुर्बल बल है। जो आपका स्थिर वैद्युत बल होता है पास क्या चीज़ होता है, गुरुत्वाकर्षण बल से भी क्या होता है, प्रबल बल होती हैं। लेकिन ये क्या चीज़ है, गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो एक दुर्बल बल होती है। ये है दोनों में क्या चीज़, असमानताएं, ठीक है। तो आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करेंगे, ठीक है। आई होप यू आप लोगों को वीडियो जो है वो समझ में आया होगा, क्लास समझ में आया होगा, ठीक है। मैं बस बोल रहा हूँ आप लोगों को कि अगर क्या है जो मैथमेटिक्स हैं अगर वो थोड़ा से डिफ़िकल्ट आने लगेंगे तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को अपनी कॉपी में करके आप लोगों को बताऊंगा, जिससे आपको ज़बरदस्त तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी जो 2 मैथमेटिक्स वाले हमने जो क्वेश्चन किया है ना, वो थोड़ा सिंपल था, इसलिए मैंने उसको इस बुक से ही क्या क्या समझाने की कोशिश किया, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो को हम यहीं पर क्लोज करते हैं, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।